guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protax अड्डा। दोस्तों आज है लेक्चर नंबर 18 जिसमें हम करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का पूरा समराइज फॉर्म, यानी पूरा चैप्टर आज एक सिंगल वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि अगर वो इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो सीरीज है नंबर ऑफ क्लासेस है उनको वो देख सकते हैं, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 1 घंटे के अंदर पूरी रिवीजन करेंगे, पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिडेंशियल वाला ये जो चैप्टर है इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस और जो सिटीजनशिप है वो दोनों के दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि दोनों के दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों सेम है। सर क्या फर्क होता है दोनों में? देखिए सबसे पहली चीज आप फर्क जानिए। फर्क ये होता है कि एक इंसान को सिटीजनशिप जो होती है ना वो बाय बर्थ मिल सकती है या बाय वर्च्यू ऑफ लॉ मिल सकती है। अगर वो लॉ के कुछ नियमों को मानेगा, जैसे कि पिछले 5 सालों से वो भारत में रह रहे हो या उसके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं कोई लिंक भारत में इंडियन ओरिजिन हो, तो वो भारत का सिटीजनशिप बन जाता है, सिटीजनशिप ले सकता है। बट जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना वो एक इंसान के रहने से रिलेटेड होता है। वो जिस जगह पे ज्यादा पाया जाता है एक साल में वो उस जगह का रेजिडेंट बन जाता है। बट जो सिटीजनशिप होती है ना वो बाय बर्थ मिलती है। तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जो सिटीजनशिप है वो एक इंसान एक जगह की ही ले सकता है और दूसरी जगह अगर वो लेता है सिटीजनशिप तो पहली बारी बाय डिफॉल्ट वो डिलीट हो जाती है? बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक इंसान रेजिडेंट एक से ज्यादा जगहों का हो सकता है। हमें सिटीजनशिप नहीं पढ़ना, हमें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी, हम यहाँ पर जो सी की अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे लिए जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो जानना जरूरी है। सर ये बताइए ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? कि रेजिडेंशियल स्टेटस का इनकम टैक्स में क्या काम है? देखिए काम कुछ ऐसा होता है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो गवर्नमेंट ने हमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रेजिडेंट को ना कुछ डिस्काउंट ऑफर देना चाहते हैं, कुछ डिडक्शंस देना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा छूट देना चाहते हैं। तो उसके लिए एक इंसान का रेजिडेंट होना जरूरी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल चैप्टर को बनाया। और रेजिडेंट कौन है चलिए आज हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ चीजों को, ठीक है। वो बात ये है कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सेक्शन था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। कोई मुझे बताएगा सेक्शन 231 किस चीज का था? हाँ सर हमें याद है 231 डिफाइन करता था पर्सन को। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, पर्सन को डिफाइन करता था सेक्शन 2 सेक्शन 31। पर्सन का मतलब क्या होता था? सर पर्सन का मतलब एक तो होता था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब मैं और आप जो लोग हैं ना वो इंडिविजुअल में कवर होते हैं। दूसरा पर्सन में इंक्लूड होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चाहे वो मिताक्षरा हो या वो दया भाग हो। तीसरा फॉर्म के अंदर जो इंक्लूड होता है वो होता है पार्टनरशिप फॉर्म। इसके बाद फोर्थ होता है इसके अंदर कंपनी। कंपनी के बाद अच्छा कंपनी चाहे फॉरेन और डोमेस्टिक हो वो दोनों के दोनों इसमें कवर होंगे। कंपनी के बाद 5th नंबर पे आता था आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें लोगों का ग्रुप होता था। 6th नंबर पर आता था आपका लोकल अथॉरिटी। हर सिटी और टाउन को मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसको हम लोकल अथॉरिटी और गांव के लेवल पे पंचायत बोलते हैं। और 7th पे हमारा आता था क्या? आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। तो सर जो आप हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाना सिखाओगे वो इन 7 का सिखाओगे? हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं इन 7 का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो इंडिविजुअल है इसका जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो दे रखा है दैट इज सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1। 6 सबसेक्शन 1 में इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना हम सीखेंगे। इवन जो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना इसका भी हम सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 में सीखेंगे। बाकी ये जो आपका फर्म है या जो कंपनी है एओपी इन सब के अलग अलग सेक्शन है। जैसे कंपनी केस में जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 और जो फर्म है इसके केस में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 है इसका सेक्शन। इवन एओपी बीओआई इन सब का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। ये सारे सेक्शन हमें पढ़ने हैं। तो सर आप ये बोलो ना सीधा सीधा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कहा कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे तो मैं लिख भी देता हूँ कि फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस के पर्पज से हमारा जो सेक्शन यूज होने वाला है दैट इज सेक्शन नंबर 6। हम सेक्शन 6 के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। तो यही हमारी हेडिंग है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। सर एक बात बताएंगे आप क्या कि
कि सर ये नोट्स क्या हमको मिल जाएंगे? दोस्तों ये सारे के सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका नाम है प्रोटेक्स अड्डा। वहां पर आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सीधा डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, लिखने का भी टाइम आपका खत्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। या तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो चलिए इंडिविजुअल के केस में दो स्टेटस होते हैं, या तो वो हमारा क्या बनेगा, रेजिडेंट बनेगा, या अगर उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा वो हमारा नॉन रेजिडेंट। सर रेजिडेंट बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 की दो में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। सर ये जो आपने स्पेशल और नॉर्मल लिखा है ये क्या चीज है, अभी बताता हूं। नॉर्मल केस में बोला गया कि अगर एक इंडिविजुअल दो में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल करता है तो वो भारत का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सर अगर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो भी माना जाएगा। अरे जब वो एक से माना जा रहा है तो दो से क्यों नहीं माना जाएगा, दो से भी माना जाएगा। ठीक है सर, देखिए नॉर्मल केस के अंदर ये बोला गया है कि अगर वो इंसान, चाहे वो लड़का हो लड़की, ही और शी हैज बीन स्टे एट लीस्ट 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि जब एक इंसान, तो यहां पर लिखा हुआ है he or she has been stay at least 182 days or more in the relevant previous year। जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में यदि वो 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में स्टे करता है तो वो इंसान रेजिडेंट बन जाता है। सर ये 182 डेज का क्या हिसाब है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक साल में कितने दिन होते हैं? सर 365 को जरा 2 से डिवाइड करो, 182.5 आता है। पॉइंट को इग्नोर करो, कितना बचा? 182। यानी एक साल में अगर वो आधे महीने भी इंडिया में रहता है, आधे साल भी इंडिया में रहता है, तो वो क्या बन जाता है? रेजिडेंट बन जाता है। बट यहाँ पर और लिखा हुआ है, और का मतलब है कि इसको एक कंडीशन और दी गई है कि अगर इनकेस वो इस कंडीशन में लाई नहीं करता है तो वो दूसरी कंडीशन से भी रेजिडेंट बन सकता है। सर वो क्या है दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंसान उस प्रीवियस ईयर में ही और शी हैज बीन स्टे एट लीस्ट 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये कह रहा है कि जिस साल आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल अगर वो 60 दिन भारत में रहा है, प्लस एक चीज और है 365 दिन पिछले 4 सालों को मिला के। सर उन 4 सालों में क्या वो प्रीवियस ईयर काउंट होगा? नहीं होगा। उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के, जिस साल आप निकाल रहे हो उसको छोड़ के उसके पीछे के 4 सालों में अगर वो एक साल यानी 365 दिन भारत में रहा है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। यानी ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन में सिर्फ बोला गया 182 डेज और मोर अगर वो भारत में रहता है तो रेजिडेंट बन जाएगा। दूसरी कंडीशन में बोला है कि उस साल वो 60 दिन रहा हो या उससे ज्यादा, और उसके पीछे के 4 सालों को मिला के 365 दिन अगर वो भारत में रहता है तो भी वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सर अगर वो इंसान दोनों की दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाया तो भाई वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो वही लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट वो कब बनेगा? Not satisfied any of the following condition number 1 and 2। अगर वो 1 and 2 वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया तो वो रेजिडेंट नहीं बन पाएगा। तो ये था आपका नॉर्मल केस। इसके बाद अगर एक इंसान रेजिडेंट बन जाता है तो उसके ऊपर एक सेक्शन अप्लाई होता है, दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ये लीजिए अगला सेक्शन क्या है हमारा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 अप्लाई होता है। इस केस में हम देखेंगे या तो एक इंसान बनेगा आरओआर या बनेगा आरएनओआर। सर ये क्या है? देखो रेजिडेंट बनने के बाद या तो आप प्योर रेजिडेंट बनोगे या थोड़े से इम्प्योर रेजिडेंट बनोगे। देखिए प्योर रेजिडेंट बनने के लिए आपको दो की दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपको दोनों की दोनों कंडीशन माननी पड़ेगी, तभी आप आरओआर बनेंगे। सर क्या है वो दो कंडीशन? वो दो कंडीशन ये बोलती है कि पिछले 7 सालों में, देखिए उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, जिसका निकाल लो उसको छोड़ दो, उसके पीछे के 7 सालों में यदि वो 730 दिन या उससे ज्यादा रहा है भारत में तो वो आरओआर बन सकता है। पहली कंडीशन तो ये है। प्लस पिछले 10 सालों में वो 2 बार रेजिडेंट रह चुका हो तो भी वो आरओआर बन जाएगा। मतलब दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए तभी वो रेजिडेंट बन सकता है। क्या है वो दो कंडीशन? जिस साल का आप निकाल रहे हो उस साल को छोड़ दो, उसके पीछे के 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहो, प्लस पिछले 10 सालों में वो 2 बार रेजिडेंट बनाओ। अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो बन जाएगा आरओआर, और अगर दो में से एक फुलफिल करता है या दोनों की दोनों फुलफिल नहीं करता तो वो बन जाएगा आरएनओआर। क्या बन जाएगा वो? आरएनओआर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने पढ़ा एक होता है आर, एक होता है आरओआर, एक होता है आरएनओआर। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में क्या बोला गया
कि स्पेशल केस में रेजिडेंट के लिए ना कुछ कंडीशन बदल दी जाती है। कंडीशन क्या बदल दी जाती है, ये कहा गया कि अगर एक इंडियन सिटीजन है, सर इंडियन सिटीजन ये तो वही सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ दोस्तों, सिटीजनशिप के बाद कॉन्सेप्ट आ गया, वो भारत में पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अगर एक इंडियन सिटीजन भारत को छोड़ के जा रहा है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, और वो एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, और वो इसलिए जा रहा है ताकि वो अपना बिजनेस, अपना काम धंधा वहां पर वो कर पाए, काम धंधा इन द सेंस कि वो जॉब करता है, ठीक है। देखिए अगर एक बंदा शिप में काम करता है और वो शिप क्या करती है, अभी इंडिया में, फिर वो थोड़े टाइम बाद बाहर चली जाएगी, फिर वो वापस इंडिया में आएगी, तो इस टाइप की शिप पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं क्रू मेंबर्स। अगर वो क्रू मेंबर इंडिया के सिटीजन है तो उनके लिए जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती। उनको अगर रेजिडेंट बनना है तो उनके लिए सिर्फ कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल होती है। वो सिर्फ रेजिडेंट कंडीशन नंबर 1 से बन सकता है और किसी से वो रेजिडेंट नहीं बन सकते। ये बात याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यदि कोई पर्सन इंडिया छोड़कर जा रहा है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में और वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है तो उसके लिए दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके लिए रेजिडेंट बनने के लिए सिर्फ पहली ही कंडीशन एप्लीकेबल होती है। और अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के, भारत से जा रहा है क्योंकि उसे एम्प्लॉयमेंट करना है, उसे जॉब करनी है बाहर जाके, तो उसके केस में रेजिडेंट बनने के लिए उसके लिए दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। उसको पहली ही कंडीशन के थ्रू रेजिडेंट बनना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। सर इसके कुछ एग्जांपल दोगे? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग की दुबई में जॉब लग गई है, तो जब उनके पास जॉब होती है उसके बाद वो इंडिया छोड़कर अगर जा रहे हैं, यानी इंडिया छोड़ते तुमको पता है कि उनकी जॉब लग चुकी है, बस उन्हें वहां पहुंचकर काम करना है, तो ऐसे केस में उस साल का जब उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा तो उनके लिए सिर्फ कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होगी, कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये था हमारा स्पेशल केस नंबर 1। दूसरा स्पेशल केस है इंडियन सिटीजन और प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज अप टू ₹15 लाख और लेस। देखिए क्या है कि अगर एक इंडियन सिटीजन है या फिर प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन है। देखिए प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि जब हमारा भारत अनडिवाइडेड भारत था 1947 से पहले, जो लोग भी भारत में रहते थे उनको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, क्या होते हैं? प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। देखिए एक इंसान इंडिया का रेजिडेंट है या उसका पीओआई इंडिया में, पीओआई का मतलब प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो इंडिया में, लेकिन वो इंडिया के बाहर चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अब वो इंडिया आ तो रहा है लेकिन वो घूमने घामने के पर्पज से आ रहा है या उसकी इंडिया में फैमिली रहती है उनसे मिलने के लिए आ रहा है, तो ऐसे केस में उसकी हम टोटल इनकम को चेक करेंगे। यदि टोटल इनकम के अंदर फॉरेन इनकम को हटा दो, विदेशी इनकम हटा दो, अगर वो इंडिया से 15 लाख रुपए से कम कमा रहा है, 15 लाख रुपए से कम कमा रहा है या 15 लाख रुपए भी कमा रहा है, तो उस केस में उसको रेजिडेंशियल स्टेटस बनने के लिए पहली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, दूसरी कंडीशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ये इंसान दूसरी कंडीशन से रेजिडेंट नहीं बन सकता, इसलिए कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल होती है। तो वही लिखा है ओनली कंडीशन नंबर 1 दैट इज 182 डेज और मोर विल बी वैलिड। इसके लिए क्या होती है? पहली कंडीशन क्या होती है? वैलिड होती है। बोलो बात समझ आई? यस सर, ये स्पेशल केस है। तो पहले स्पेशल केस हो गया, यस सर। फर्स्ट स्पेशल केस हमारा हो गया, सेकंड हो गया, यस सर हो गया। अब हम थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ स्पेशल केस में ये बोला गया कि अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है या प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन उसका इंडिया है बट वो रहता बाहर है और वो इंडिया कभी कभार आता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में और उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। देखो इसमें और इसमें अगर फर्क समझोगे तो सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है कि यहाँ पर इनकम 15 लाख से कम है और यहाँ पर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यही दोनों में फर्क है। तो इस केस में इसके लिए पहली कंडीशन तो एप्लीकेबल होगी ही होगी, ये 182 डेज वाली, और सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में खास चीज ये होगी कि 60 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 120 डेज बन जाएगा। जो ये 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या बन जाएगा? 120 डेज बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर स्पेशल केस नंबर 3 के अंदर अगर एक पर्सन इंडियन सिटीजन है या प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन उसका इंडिया में बट वो इंडिया के बाहर रहता है बट वो इंडिया आता है कभी कभार ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, उसकी टोटल इनकम है फॉरेन इनकम को तो आप हटा दो और उसके बाद उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा बनती है, तो ऐसे केस में इसको रेजिडेंट बनने के लिए दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन खास चीज इसमें यह है कि इसके लिए 180 डेज वाली कंडीशन तो सेम रहेगी बट जो 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365 दिन है तो वो 60 डेज बन जाता है उसके केस में 120 डेज, यानी उसके केस में 120 डेज का प्रोविजन डाल दिया गया, इसीलिए इसको हम स्पेशल केस के अंदर काउंट करते हैं। चौथा केस है, ये थर्ड केस भी हमारा हो गया। फोर्थ केस है हमारा इंडियन सिटीजन। अब ध्यान देना इसमें इंडियन सिटीजन की बात
की गई है, प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं की गई है। यानी इन दो पॉइंट के अंदर इंडियन सिटीजन और प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन कवर हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ इंडियन सिटीजन कवर हो रहा है। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर गया है और वो इंडिया में आ रहा है, उसकी टोटल इनकम में फॉरेन इनकम को हटा दो और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, बट उसने किसी और कंट्री में कोई टैक्स पे नहीं किया, तो ऐसे केस में उस इंसान को हम बाय डिफॉल्ट RNOR बना देंगे एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के अंदर। सर ये वाला प्रोविजन हमको क्लियर नहीं हुआ। देखिए सरकार इस प्रोविजन को इसलिए लेकर आई है क्योंकि बहुत सारे लोग ना टैक्स को बचाने के पर्पज से वो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस मैनिपुलेट करते हैं। ये गवर्नमेंट प्रोविजन क्यों लेकर आई, तो मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ जिससे आप चीजों को समझ पाओ कि कुछ लोग टैक्स की चोरी, टैक्स इवेजन, चोरी का मतलब होता है इवेजन, टैक्स इवेजन के पर्पज से, टैक्स इवेजन के पर्पज से किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में अपना स्टे इस तरीके से डिसाइड करते हैं, इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट ना बन पाए, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट ना बन पाए, जिससे उन्हें टैक्स ना देना पड़े। भाई बहुत बड़े बड़े प्लानर इंडिया के अंदर छुपे हुए हैं, वो क्या करते हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट ना बन पाए, जिससे उन्हें वहां टैक्स ना देना पड़े। तो ऐसे लोगों को भारत ने पकड़ा, ऐसे लोगों के लिए भारत ने रूल क्या बनाया, भाई देखो ऐसा है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के बाहर रहते हो, इंडिया कभी कभार आते हो और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा, इसमें फॉरेन इनकम शामिल नहीं है, और आपने हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, और आपने किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दिया, तो ऐसे केस में आप भारत आओ या ना हो, भले आप भारत एक दिन के लिए भी ना हो, बट आप भारत में RNOR मान ली जाओगे। और जानते हो RNOR मान के उनकी कई सारी इनकम भारत में टैक्स कर दी जाएगी। ये नया प्रोविजन 2020 में आया था, 2020 के फाइनेंस एक्ट में आया था, सेक्शन 6 क्लॉज सबसेक्शन 1A के अंदर, 6 सबसेक्शन 1A के अंदर ये कंसेप्ट आया कि अगर एक इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर है, वो इंडिया आता है, उसकी इनकम फॉरेन इनकम को हटा के इंडिया से सिर्फ 15 लाख से ज्यादा है और उसे किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट बिना किसी स्टे के भारत का RNOR बन जाएगा। रेजिडेंट तो बनेगा बट प्योर वाला नहीं बनाएंगे। तो बताओ ये चारों स्पेशल केस समझ रहे हैं, ये सब में चारों स्पेशल केस समझ में आ गए। तो आपने इंडिविजुअल का क्या सीख लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस सीख लिया। चलिए आगे अगर हम बात करें अपने पास, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप रेजिडेंशियल इसके पॉइंट को और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है वो देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्जांपल है उसके अंदर आप देखिए ब्रेटली का एग्जांपल जाएगा कि ब्रेटली जो है ना वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर है और वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, मतलब वो इंडिया घूमने घामने के पर्पज से आते हैं और वो हर साल इंडिया में कितने दिन के लिए आते हैं, 100 दिन के लिए आते हैं। बताइए कितने दिन के लिए आते हैं, 100 डेज के लिए आते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आते हैं। और उनकी ये प्रैक्टिस पिछले 10 सालों से चल रही है, मतलब पिछले 10 सालों से वो भारत तो आते हैं बट सिर्फ 100 दिनों के लिए आते हैं। बोलो सुन रहे हैं, ये सर आपको बताना है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों से वो 100 दिन के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे? क्योंकि इंडिया में रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है, 182 डेज और मोर वाली, या 60 डेज प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि जो ब्रेटली है ना, यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है कि उनका पिछले साल प्रीवियस ईयर में 23-24 के अंदर उनका स्टे कितने दिन का था, 100 दिन का। पिछले 4 सालों को मिलाएं तो 400 दिन हो गए। सर क्या इस पे फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो पा रही है? आप मुझे बताइए, क्या 182 डेज वाली कंडीशन इस पर एप्लीकेबल हो पा रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए 182 डेज वाली छोड़ दो। दूसरी कंडीशन देखो, 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365 दिन। यस, ये प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रह रहा है और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रह रहा है, क्योंकि 400 दिन रहा है, क्योंकि वो हर साल 100 दिन रहा है, तो 400 दिन हो गए 4 सालों में। तो ये क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। मिस्टर ब्रैटली हैज बीन इंडिया फॉर अ पीरियड more than 60 days during the previous year 23-24 for a period or more than 365 days in 4 immediately preceding previous year. Therefore, since he satisfied only the basic condition under section 6(1), he is called as a resident. वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। लेकिन ये ROR या RNOR बन पाएगा नहीं बन पाएगा? देखिए ROR बनने के लिए पिछले 7 सालों में 730 दिन
से ज्यादा का स्टे होना चाहिए। अगर वो पिछले कई सालों से 10 सालों से 100 दिन के लिए आ रहा है तो 7 सालों में कितने दिन आएगा? 700 दिन। जबकि हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की होती है? 730 दिन की होती है। तो ये बन जाएगा RNOR। मतलब मिस्टर ब्रेटली जो है वो रेजिडेंट तो बन गए, बट रेजिडेंट में भी क्या बने? RNOR बने। क्या बने? ये RNOR बने। ठीक है, इसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है, वो इंडिया आए हैं पहली बार। किस साल आए? 1920 के अंदर आए, और फिर 1920 और 2021 के अंदर, 1920 और 2021 के अंदर, ये देखिए 2021 के अंदर, और इसके बाद 21-22 के अंदर, 22-23 के अंदर, 23-24 के अंदर वो 55 दिन 60 दिन यानी 60 डेज और 90 डेज और 150 डेज और 70 डेज के लिए वो आए हैं भारत में। आपको बताना है इनका रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो अब आप मुझे बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस इनका कौन से प्रीवियस ईयर का निकालना है? अरे असेसमेंट है 24-25, तो प्रीवियस क्या होगा? 23-24। 23-24 में चेक करो क्या ये 182 दिन है 23-24 के अंदर। 23-24 में तो 70 दिन है, तो पहली कंडीशन तो रुक नहीं पाएगी। दूसरी कंडीशन 60 डेज वाली लग जाएगी। 60 डेज वाली में क्या होती है? एक और कंडीशन की पिछले 4 सालों में 365 दिन। अगर आप इन सबको मिलाओगे तो आपको मिलेगा कि इनके जो दिन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 355 दिन। 4 सालों के मिलाओगे तो कितने बन रहे हैं? 355 दिन। यानी ये कंडीशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ना तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो रही है, ना कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो रही है। तो वही है, thus he does not satisfy the basic condition under section 6 subsection 1, therefore he is non resident for the previous year 23-24। और इसी कारण से वो 23-24 में क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। बोलो सो रहा है? ये सब बिल्कुल समझ आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये अगला कॉन्सेप्ट है हमारा। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं स्पेशल प्रोविजन के अंदर? वो कह रहे हैं फॉर द पर्पस। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? स्पेशल नोट पढ़ रहे हैं। ये लो मैं आपके स्क्रीन पर अच्छे से दिखा देता हूँ। ये स्पेशल नोट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग। स्पेशल नोट्स में क्या है हमारा पहला पॉइंट? फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शैल बी कंसीडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। देखिए, जिस दिन आप भारत से आउट हो रहे हो, भारत से आप एग्जिट ले रहे हो, भारत से आप जा रहे हो, ये माना जाएगा कि उस पूरे दिन आप भारत में रहे हो। दूसरी चीज, जिस दिन आप भारत में आ रहे हैं उस दिन माना जाएगा कि आप पूरे दिन भारत में ही थे। यानी आना, अराइवल मतलब होता है आना, डिपार्चर मतलब होता है जाना। आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों के दोनों दिन भारत में इंक्लूड किए जाएंगे। सर एक एग्जांपल दो, जैसे मान लो कि आज है हमारी 10 अगस्त, तो 10 अगस्त को मैं पहली बार भारत छोड़कर अमेरिका जा रहा हूं, तो ये माना जाएगा कि 10 तारीख को भी मैं पूरे दिन भारत में ही था। तो वही लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शैल बी कंसीडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। ओके सर, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू द सीबीडीटी हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 70/2015 डेटेड 17/18/2015 रूल 126 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6(1) इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल वेट not included in the period commencing from the date entering into continuous discharge certificate in respect of joining the ship and the period certificate in respect of signing off of the individual crew। क्या मतलब है इसका? दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी की थी गवर्नमेंट ने 17 अगस्त 2015 को, और उन्होंने कहा कि इस वाले पॉइंट की एक्सेप्शन दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा केस होगा जिसमें आने का दिन और जाने का दिन भारत में काउंट नहीं किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें ये बोला गया कि एक इंसान के इंडिया आने का दिन और जाने का दिन भारत में काउंट ही नहीं किया जाएगा। सर वो स्पेशल केस किसका है? वो स्पेशल केस है कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन एक शिप के ऊपर काम करता है, यानी वो एक क्रू मेंबर है, तो क्रू मेंबर के केस में आने वाला दिन और जाने वाला दिन भारत में नहीं होगा। सर क्रू मेंबर के केस में कैसे पता चलता है कि वो कब आया कब गया? तो जब वो शिप पर चढ़ता है ना, तो जो उसका कैप्टन है वो उसको सर्टिफिकेट देता है आने का, तो उसके आने के सर्टिफिकेट को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर ज्वाइनिंग द शिप, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आपकी ज्वाइनिंग पे जो डेट लिखी है, मतलब वो तारीख जिस पर आपने शिप में ज्वाइन किया, वो तारीख भारत में काउंट नहीं की जाएगी। और जब आप शिप से उतरोगे, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ, जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, ध्यान दो, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप और कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ।
ज्वाइनिंग की डेट और साइनिंग ऑफ, जब आप एग्जिट ले रहे हो शिप से और आप भारत में एंट्री ले रहे हो, तो ये दोनों दिन जो होंगे वो भारत में स्टे नहीं माने जाएंगे। वैसे हमने पढ़ा था कि अराइवल और डिपार्चर का दिन भारत में माना है, बट ये उसकी क्या है, एक्सेप्शन है। सर ये एलिजिबल वेग का मतलब क्या होता है? एलिजिबल वेग का मतलब एक ऐसी शिप होती है जिसमें पैसेंजर जा रहे हैं या फिर उसमें कोई कार्गो वगैरह जा रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह उस पर हो रहा है, ठीक है। तो पहला स्पेशल पॉइंट समझ आया, द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शैल बी कंसीडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूडिंग स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल फॉर अ कोस्टल लाइन। जो हमारे भारत का मैप है उसमें जो समुद्र वाली लाइन जहां पर समुद्र है, तो दोस्तों समुद्र के अंदर भारत का एरिया कहां तक माना जाएगा? बेस लाइन या कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का समुद्र भारत का माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 नॉटिकल माइल के अंदर, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, 1 नॉटिकल माइल के अंदर 1.85 2 किलोमीटर्स होते हैं, मतलब 2 किलोमीटर से थोड़ा कम होता है। यानी समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र हमारे भारत का माना जाता है, वो हमारी ही टेरिटरी माने थे। इसको TWA बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम 182 दिन और 60 दिन और 365 दिन वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में, तो वो 60 दिन या 182 दिन कॉन्टिन्यूसली हो, वो आगे पीछे भी हो सकता है। हमें नंबर ऑफ काउंटिंग करनी, कॉन्टिन्यूस नहीं देखा कि आप कॉन्टिन्यूसली 182 दिन भारत में रहो। आप कभी भी भारत से आओ जाओ, जब हम काउंटिंग करेंगे तो टुकड़ों में करके करेंगे और उन सबको जोड़ देंगे, तो कॉन्टिन्यूस जर्नी का होना जरूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, द रेजिडेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि अगर वो इंसान रेजिडेंट बन गया तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, क्योंकि सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट से काफी डिफरेंट है। सिटीजनशिप एक इंसान की बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल आती है, जबकि इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो एक कंट्री में स्टे करने के पर्पस से होती है। एक इंसान का डोमिसाइल एक जगह पर होगा, बट एक इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस कई कंट्रीज में भी हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट भी हमने कर लिया, थर्ड पॉइंट भी कर लिया, फोर्थ पॉइंट भी कर लिया। फिफ्थ पॉइंट, a person is said to be Indian origin। एक इंसान इंडियन ओरिजिन कब माना जाता है, ये उसकी डेफिनेशन दे रखी है। पीछे नहीं पॉइंट आया था इंडियन ओरिजिन का, तो लिखा हुआ है अगर वो इंसान या उसके जो पेरेंट्स है या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। अनडिवाइडेड इंडिया कब था? 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। उससे पहले अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रहते थे, तो ये माना जाएगा कि आपका भारत से एक नाता है, एक दिलों का नाता है, जिसको नाम दिया जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या बोला जाता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको याद है सेक्शन 6(1)(a) किसके लिए था? ये था कि एक व्यक्ति है जो इंडिया में कभी कभार आता है, वैसे वो बाहर ही एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से रहता है, बट उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, बट उसने और किसी जगह पर कोई टैक्स पे नहीं किया, तो ऐसे इंसान को एज पर सेक्शन 6(1)(a) के अकॉर्डिंग भारत में रेजिडेंट भी मान लिया जाता है, और रेजिडेंट के अंदर ये RNOR मान लिया जाता है। तो RNOR के केस में उसका इंडिया में एक दिन या रहना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर वो इंडिया में नहीं भी रहेगा ना, तो भी वो RNOR बन जाएगा। आपको याद है कि थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला केस आपको पढ़ाया था, मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, इस वाले केस में बताया था ना, सेक्शन 6(1) वो बाय डिफॉल्ट RNOR बन जाएगा। तो इसके लेकर स्पेशल पॉइंट बोला गया है कि उसका इंडिया में स्टे हम कोई काउंट नहीं करें, वो भारत में भले एक भी दिन ना रहा हो, बट वो फिर भी क्या बन जाएगा? RNOR बन जाएगा। तो वही लिखा है, अ डीम्ड रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6(1) इज ऑलवेज RNOR, स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी। उसका इंडिया में रहना कोई जरूरी नहीं है। अरे बात समझे? तो देखिए, अब हमने यही चीज तो पढ़ी थी, यही तो पढ़ा है सेक्शन 6(1) रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट के लिए नॉर्मल केस में 182 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए, या 60 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए, और 365 दिन पिछले 4 सालों में होना चाहिए। अगर एक इंसान रेजिडेंट बनता है तो सेक्शन 6(6) के अंदर निकाला था RNOR बनने के लिए 730 दिन पिछले 7 सालों के अंदर, प्लस 10 सालों में 2 बार वो क्या रेजिडेंट। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो बन जाता है ROR, अदरवाइज वो बन जाता है RNOR। स्पेशल केस में देखा कि अगर एक क्रू मेंबर है इंडियन शिप पे, तो उसके केस में कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होती है, 2 नहीं एप्लीकेबल होगी। और एक इंसान जो इंडिया छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तो उसके लिए भी कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल होगी, 1 एप्लीकेबल होगी, 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई एक ऐसा इंसान जो इंडिया का सिटीजन है और उसका प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया है, बट उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, तो ऐसे में उसके ऊपर कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होगी और कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई होगी, बट उसको 120 डेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसके लिए? 120 डेज बन जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसका फोर्थ कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी अपने पास? ये फोर्थ वाली कंडीशन क्या थी हमारी
कि एक इंडियन सिटीजन है, प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में, अच्छा मैंने यहाँ 120 बोल दिया, सॉरी यहाँ 120 नहीं है, सिर्फ कंडीशन पर 1 अप्लाई हुई, सॉरी इस वाले में ना मैंने आपको 120 वाला बोल दिया। यहाँ पर था कि 182 दिन वाली कंडीशन और 60 दिन का क्या बन जाएगा 120 दिन। कोई इंडियन ओरिजिन है और सॉरी इंडिया का सिटीजन है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा RNOR बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीख लिया, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना हमने सीख लिया। बाकी ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हो, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दैट कि जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर भी होना चाहिए। ये लीजिए, ये इसका सोल्यूशन का आंसर है। ये शिफ्ट वाला है, शिफ्ट वाले केस में बताया था ना कि वो साइनिंग इन और साइनिंग ऑफ वाला जो दिन होता है वो भारत में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। ये लीजिए, आंसर भी हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब हम जो सीखेंगे दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम HUF का निकालते हैं तो हमारा जो सेक्शन यूज होता है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। ये देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम HUF का निकालते हैं तो सेक्शन क्या यूज होता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। चलो यहाँ पर मैं इसको हेडलाइन दे देता हूँ जिससे हमें चीजें आसान लगने लगे, ठीक है। एक HUF जो होता है ना, या तो वो रेजिडेंट होगा या वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। सर एक बात बताइए, HUF के केस में जब हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निकालते हैं तो HUF में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो हम किस मेंबर को बेस बनाएंगे, तो हम उस केस में ना कर्ता को बेस बनाएंगे, जो उसका मेन कर्ता धर्ता होता है ना, तो उसको हम बेस बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ सर चलिए ठीक है। देखिए एक जो HUF है वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होगी, इस बात पे डिसाइड करती है कि जो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है ना वो कहाँ पर है। सर कंट्रोल और मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि उसके जो डिसीजंस वगैरह ना वो कहां से लिए जा रहे हैं, उससे डिसाइड होता है कंट्रोल और मैनेजमेंट। यदि उसके जो डिसीजन है वो पूरे भारत से लिए जा रहे हैं तो वो बन जाएगी रेजिडेंट, या 10 में से अगर एक डिसीजन भी भारत में लिया गया है तो भी वो क्या बन जाएगी रेजिडेंट। लेकिन अगर सारे के सारे डिसीजन जो है वो बाहर से लिए गए हैं तो उस केस में वो HUF क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। यानी मेनली इसमें हमें देखना होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो वही लिखा है कि एक HUF रेजिडेंट बन जाएगी अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है या तो वो पूरा भारत में हो या पार्टली भारत में हो, तो वो बन जाएगी क्या, रेजिडेंट। लेकिन अगर उस HUF का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब पूरे भारत के बाहर से लिया जा रहा है, तो ऐसी केस में वो HUF बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। अब जब एक बार वो रेजिडेंट बन जाती है तो हमें चेक करना पड़ता है सेक्शन 66B के अकॉर्डिंग। आपको याद आ रहा है इंडिविजुअल के केस में 66A होता था कि वो HUF ROR है या वो HUF RNOR है, ठीक है, प्योर इंडियन है या नहीं है। अब इस केस में ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं देखा जाता, अब यहाँ पर कर्ता देखा जाता है। यहाँ पर बेसिकली किसको फोकस किया जाता है, इस जगह पर कर्ता का काम आता है। कर्ता के नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाते हैं। यदि कर्ता पिछले 7 सालों में 730 दिन, 7 ईयर में 730 डेज अगर वो भारत में रहता है या उससे ज्यादा, प्लस पिछले 10 सालों में वो एटलीस्ट 2 टाइम्स, पिछले 10 सालों के अंदर वो 2 बार अगर भारत का रेजिडेंट बना है तो वो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो बन जाएगा RNOR, ठीक है। ये वाला केस तो बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह, बस ऊपर वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। तो बताइए HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया, यस सर बिल्कुल आ गया। अब इसके लेकर कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो लिखा है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब हमारा ये है कि आपका जो बिजनेस है वो कहां सिचुएटेड है, उसका हेड ब्रेन का, देखो मेन चीज क्या है, हेड ब्रेन। हेड ब्रेन का मतलब है डिसीजन टेकिंग पावर, जहां पर ली जाएगी वो बनेगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। बोलो समझ रहे हैं, यस सर हमें समझ रहा है। The place of controlling may be different from the usual place of running business and sometimes even the registered office of the SSC. This is because the control and management of the business need not necessarily be done from the principal place of business or registered office. इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस जहां पर रजिस्टर्ड है या बिजनेस का जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहीं और भी हो सकता है जहां से उसके मेनली क्या लिए रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक HUF रजिस्टर्ड है भारत के अंदर, तो भारत में मान लो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब ये ना माना जाए कि वो HUF जो है वो इंडियन है या उसके जो HUF है वो रेजिडेंट है, क्योंकि मेन
जो डिसीजन टेकिंग पावर है ना वो कहां से ली जा रही है, उसके आधार पे रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है, इफ द एचयूएफ इज रेजिडेंट देन द सेटिस्फेक्शन और एडिशनल कंडीशन बाय कर्ता वुड बी डिटरमाइन वेदर द एचयूएफ इज अ आरओआर या आरएनओआर। एक बार अगर एचयूएफ हमारी रेजिडेंट बन जाती है तो उसके बाद जो भी सेटिस्फेक्शन होती है कंडीशंस की वो कौन निभाता है, कर्ता निभाता है। कर्ता का प्लेस ऑफ स्टे लिखा था 730 दिन वाले केस में, ठीक है। यस सर। फोर्थ पॉइंट हमारा, चलो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट भी हो गया, फोर्थ पॉइंट, द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑटोमेटिकली बिकम द कर्ता ऑफ द एचयूएफ। एचयूएफ के अंदर आजकल क्या है, पहले ऐसा चलता था कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता था वो मेनली कर्ता बनता था, और अगर मान लो एल्डेस्ट मेल मेंबर अपने उस चीज को पास ऑन करना चाहता है किसी और को तो वो भी कर सकता है। तो उस केस में जो दूसरा एल्डेस्ट मेंबर होगा उसको हो जाएगा, उसको हम कर्ता बोलेंगे। या फिर जब वो उसकी डेथ हो जाती है तब हो जाता है, या वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं एज अ कर्ता नहीं रहना चाहता, कोई और रहना चाहता है, तो वो इंसान भी कर्ता बन सकता है। तो ये हो गए इसके स्पेशल पॉइंट्स। आई होप आपको ये स्पेशल पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कर्ता को लेकर ही, ठीक है, मतलब एचयूएफ को लेकर। तो इस क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है द बिजनेस ऑफ द एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो कहां से चला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, और सारी पॉलिसी डिसीजन वहीं से ली जा रही है। मिस्टर ई यहाँ के क्या है, करता है एचयूएफ के। ये बॉर्न हुए थे कोलकाता में। ये कहाँ पैदा हुए हमें से कोई मतलब नहीं। ये इंडिया विजिट करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर आफ्टर 15 साल बाद ये विजिट करते हैं इंडिया की ओर 1/4/2023 में, और ये ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाते हैं 1/12/2023 को। अब आप बताइए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो ये बताइए कर्ता बेसिकली इसका जो मेनली सारे के सारे डिसीजन है वो कहां से लिया रहा है। सर अगर हम देखें तो इस पहले तो आप ये देखिए कि कर्ता जो है उस प्रीवियस ईयर में क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है। अगर वो 1/4/2023 को आया है, ठीक है, तो आप ये बताइए, अच्छा पहले बताइए कर्ता रेजिडेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द पॉलिसी डिसीजन और टेकन देयर, ठीक है, सारे डिसीजन वहां से लिए जा रहे हैं। तो जब वहां से लिया रहे तो एचयूएफ तो बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। एचयूएफ क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था सारे डिसीजन कहां से होने चाहिए, भारत से होने चाहिए। तो बोलिए सिंस द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर। ये एज्यूम किया कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, तो ये एचयूएफ क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। बट कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम निकालेंगे ना तो कर्ता रेजिडेंट तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो उस साल जिस साल वो भारत में 1/4/2023 से लेकर 1/12/2023 तक वो भारत में रहा, यानी वो भारत में देखा जाए 245 दिन रहा, यानी 182 दिन से ज्यादा, तो वो रेजिडेंट तो बन गया। बट वो 15 साल में पहली बार भारत आए तो वो आरओआर नहीं बन पाए, वो क्या बन के रहेगा, आरएनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो क्लियर है, ये सब क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात बोली जा रही है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और ईओपी बीओआई। आपको पता ही होगा ईओपी बीओआई में क्या डिफरेंस होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है, पर्संस का ग्रुप होता है, लेकिन जब वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाता है, ठीक है। तो इनका जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 यूज होता है। तो लीजिए ये हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी और बीओआई का, ठीक है। इसके लिए सेक्शन क्या यूज हो रहा है, सेक्शन यूज हो रहा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। या तो एओपी बीओआई क्या होगा, हमारा रेजिडेंट होगा, या फिर वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को चेक करने के लिए मेनली क्या दिखाता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर किसी भी फर्म का या किसी भी एओपी बीओआई का कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो भारत से हो रहा है तो वो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। या पार्टली भी भारत से हो रहा है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और अगर होली आउटसाइड नहीं हो रहा है तो वो मान लिया जाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या मान लिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसके बाद अब हम सीखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। एक मिनट सर, क्या फर्म एओपी बीओआई के केस में आरओआर आरएनओआर नहीं निकालते? नहीं दोस्तों, आरओआर आरएनओआर सिर्फ एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में निकालते हैं और किसी भी केस में नहीं निकालते। इसके बाद हमारा आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। जब हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो हम यूज करते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। क्या यूज करते हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। देखिए एक इंडियन कंपनी जो इंडिया की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो हमेशा भारत की रेजिडेंट मानी जाती है क्योंकि वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो वो लिखा है इंडियन कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, वो हमेशा क्या रहेगी, रेजिडेंट रहेगी। यानी इंडियन कंपनी हमेशा क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि
एक इंडियन कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन हमारे इंडिया की कंपनी से 2013 या उससे पहले किसी एक्ट में हुआ है तो वो हमेशा क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। इवन अगर हम बोले तो एक फॉरेन कंपनी जिसका लिंक इंडिया से नहीं है, वो कहीं और रजिस्टर्ड हुई, इंडिया की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बट चाहे तो फॉरेन कंपनी को भी हम एक रेजिडेंट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं अगर उसका पोयम इंडिया में लाई कर रहा हो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उसका भारत में है तो वो फॉरेन कंपनी भी क्या बन जाएगी, इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगी। सर ये पोयम क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। जैसे कि शेयर होल्डर का रजिस्टर इंडिया में मेंटेन हो रहा है, डिविडेंड की डिक्लेरेशन इंडिया से हो रही है, एजीएम इंडिया में हो रही है, तो ऐसे सारे जब मेजर डिसीजन इंडिया से हो रहे हैं तो उस केस में हम क्या मान लेंगे, इंडिया का उसको रेजिडेंट बना देंगे। यानी एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है, उसका पोयम इंडिया में लाई करता होगा तो वही लिखा है वेयर द की मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, भारत से हो रहा है। या जो कॉमर्शियल डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो नेसेसरी डिसीजन है बिजनेस के, वो सब कहां से लिए जा रहे हैं, इंडिया से लिए जा रहे हैं। तो फिर तुम भारत के क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर है अगला पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी और आपका आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शल पर्सन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। अच्छा ये जो फर्स्ट पेज था ना हमारा, उसके अंदर ना एक सेक्शन मुझसे गलत लिख गया था, मैं उसको अभी आपके सामने सही कर देता हूँ। ये वाला, ये देखिए यहाँ पर लोकल अथॉरिटी और एजीपी को लिखा था मैंने 6.3 लिख दिया था, यहाँ पर 6.2 लिख दिया था, ये असल में 6.4 है। क्या ये हमारा 6.4 है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन का क्या है हमारा 6.4 है, और एओपी बीओए का क्या है हमारा 6.2 है। ये लीजिए एओपी बीओए का हमारा सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 है, ठीक है। ये हमारा 6.4 है, ये मैंने यहाँ पर सही कर दिया है, ठीक है सर। आगे चलिए, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ, अच्छा ये तो हो गया हमारा 6.4 आपको पढ़ाना है। देखिए एक लोकल अथॉरिटी या एजीपी या तो रेजिडेंट होगी या वो नॉन रेजिडेंट होगी। रेजिडेंट तब होगी जब उसका होली और पार्टली मैनेजमेंट कहां से हो रहा हो, इंडिया से हो रहा है, बट पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर ना ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं एक दो एग्जांपल पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेना अपने आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है। माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक लिमिटेड है, इसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो भारत में हुआ है और इसका जो बिजनेस है वो कई सारी कंट्रीज में है आउटसाइड इंडिया। इन केस ऑफ कंपनी शैल बी कंसीडर टू बी रेजिडेंट, ये क्या मानिएगी, रेजिडेंट मानिएगी। सर क्यों रेजिडेंट मानिएगी, क्योंकि इसका इनकॉर्पोरेशन कहां पर हुआ है, इस कंपनी को बनाया कहा गया है, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया भारत के अंदर, इसलिए ये भारत की क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। ये सर हमें बिल्कुल समझ आ गया। अगला है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं। लो भाई, अगर उसको भारत के कंपनीज एक्ट में बनाया गया तो वो भारत की क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी, बिना कुछ सोचे समझे। ABC लिमिटेड है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर है, इंडिया में है। तो भाई अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, ये लीजिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उसका इंडिया में है तो वो भारत की क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया में, बस बात खत्म है, भारत में बनी है ना, तो बस ये क्या बन जाएगी, भारत के लिए रेजिडेंट बन जाएगी। ये लीजिए भारत की क्या बन जाएगी, वो रेजिडेंट बन जाएगी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक है, जो इनकॉर्पोरेट हुई साउथ कोरिया में, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी साउथ कोरिया में, यानी इंडिया में उसका कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बताइए, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ना तो उसका जन्म भारत में हुआ, ना ही उसका पोयम भारत के अंदर लाई करता है। फिर लास्ट पॉइंट है ब्लैकबेरी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई कनाडा में, बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कनाडा में है, तो उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड बाहर हुई है और उसका पोयम भी बाहर लाई करता है। तो आई होप आपको कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने पास सेक्शन नंबर 5 की ओर। 5 हमारा बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सर ये क्या चीज है, ये तो एक नया ही कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट नया है लेकिन है बहुत मजेदार। देखिए सेक्शन नंबर 5 हमें ये बताता है कि स्कोप क्या है टोटल इनकम का। सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में एक डिफरेंस बताना चाहूंगा क्या होता है। देखिए इंडियन इनकम को बनने के लिए दो में से एक कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। अगर आपने एक कंडीशन भी फुलफिल कर दी तो वो बन जाएगी इंडियन कंपनी, और अगर आपने दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाई तो वो बन जाएगी क्या हमारे लिए, फॉरेन कंपनी। बोलो क्या बन जाएगी वो, फॉरेन कंपनी, फॉरेन इनकम बन जाएगी। सर इंडियन इनकम बनने के लिए क्या वो दो कंडीशन है, दो कंडीशन ये है कि वो इनकम जो है वो भारत में रिसीव हुई हो या मानी जाए कि वो भारत में रिसीव हुई, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन
इंडिया, तो वो क्या मान जाएगी, इंडियन इनकम मान जाएगी। देखो आपने कोई इनकम कहीं से भी कमाई हो, मैं कहता हूं मैं यूएसए में गया और यूएसए से मैंने कमाई की, लेकिन वो कमाई मुझे डायरेक्टली इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हो रही है, यानी वो इंडिया में रिसीव हो रही है, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग वो मानी जाएगी वो इंडियन इनकम है। क्या मानी जाएगी, इंडियन इनकम है। अगर इंडियन इनकम है तो चाहे आप ROR हो, चाहे आप RNOR हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, NR हो, ये तीनों के तीनों केस में क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी। ये तीनों के तीनों केस में भारत में क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी। दूसरी है इनकम एक्रू और अराइज। एक्रू और अराइज का मतलब है कि आपकी इनकम का जो मेन सोर्स है वो भारत है, या डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज। कुछ केस ऐसे जिसमें सोर्स कहीं और है बट ये माना जाता है कि वो सोर्स भारत में है उस साल में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों टाइप की इनकम जो है वो भारत में टैक्स कर दी जाती है। देखिए दो इनकम है, एक इनकम सेक्शन 7 के अंदर कवर हो रही है, एक इनकम सेक्शन 9 में कवर हो रही है। सेक्शन 7 ये कहता है रिसीव भारत में होनी चाहिए, सेक्शन 9 कहता है एक्रू अराइज इंडिया में होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं तो आपकी इंडियन इनकम मान ली, और दो में से कोई एक चीज भी है तो भी ये इंडियन इनकम मान लिएगी, और ROR, RNOR और NR तीनों केस में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब सर तो हम समझ गए फॉरेन इनकम वो होगी जो दोनों की दोनों कंडीशन को फुलफिल ना करो, बिल्कुल सही कहा। अगर कोई इनकम तुमको रिसीव ही आउटसाइड हुई है इंडिया के और एक्रूराइज भी आउटसाइड इंडिया, तब उस केस को बोलेंगे फॉरेन इनकम। क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम। और याद रहे अगर कोई फॉरेन इनकम है तो ROR के केस में तो टैक्स हो जाएगी, बट RNOR और NR के केस में टैक्स नहीं होगी। सर ROR को क्यों टैक्स देना पड़ेगा अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर, उसका तो भारत से कोई वास्ता नहीं है। भाई इनकम का वास्ता नहीं है, लेकिन वो इंसान तो भारत का ही है ना भाई। ROR को तो ग्लोबल लेवल पर टैक्स देना पड़ता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ROR है ना, इसने ग्लोबल लेवल पे जो भी इनकम कमाई होगी उसको पूरे ग्लोबल इनकम पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बोलो समझ आएगा, यस सर हमें समझ आएगी। यानी अगर ROR की कोई इंडियन इनकम है तो भी टैक्स भारत में देना है, और अगर फॉरेन से इनकम है तो भी उसे भारत के अंदर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर हमें ये बात समझ आ गई है, लेकिन एक बात याद रहे RNOR के केस में भी हम फॉरेन इनकम को टैक्स कर देंगे भारत में। अरे सर अभी तो बोले तो नहीं करेंगे, सुनो मेरी पूरी बात। RNOR के केस में फॉरेन इनकम को टैक्स कर देंगे यदि उसकी फॉरेन इनकम में ये पाया गया कि उसका बिजनेस सेटअप भारत में है। सिर्फ एक चीज पाई गई तो हम क्या मान लेंगे, इसे इंडिया की इनकम मान लेंगे। ये लिखा भी हुआ है कि इसकी एक एक्सेप्शन है, वो क्या कि अगर आपकी इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है बट आपका जो बिजनेस प्रोफेशन का सेटअप और कंट्रोल है वो इंडिया से हो रहा है। मेन चीज इसमें क्या देखना है आपको, बिजनेस या फिर प्रोफेशन का सेटअप भारत में है या फिर उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो भारत में है। अगर ये चीज पाई गई है तो आप ROR के केस में भी आपको फॉरेन इनकम पे टैक्स देना पड़ जाएगा। समझिएगा। चलो अब इस चीज को ना मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चार्ट पर ध्यान देंगे। कोई इनकम जो आपको रिसीव हुई है या रिसीव होने वाली है तो ये ROR के केस में, RNOR के केस में और NR के केस में क्या हो जाएगी, पूरी पूरी टैक्स हो जाएगी। सेक्शन 7 के अंदर कोई इनकम एक्रू है, अराइज हुई है भारत के अंदर, ये मानी जा रही है कि वो भारत में अराइज हुई है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, तो ये ROR के केस में, RNOR के केस में, NR के केस में, तीनों के केस में भारत में क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी। कोई इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो बाहर हुआ है लेकिन बिजनेस का सेटअप जो है वो भारत के अंदर है, तो इस ROR की इनकम टैक्स हो जाएगी भारत में और RNOR की इनकम टैक्स हो जाएगी, बट NR की भारत में टैक्स नहीं होगी। कोई इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, मतलब एक्रू भी आउटसाइड इंडिया और इनकम रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई है, तो ROR में तो टैक्स होगा बट इन दोनों में टैक्स नहीं होगा। सर ऐसे क्यों, मैंने क्या बोला था, ROR को तो ग्लोबल लेवल पर टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर इनकम जो तुमने इंडिया से कमाई है वो टोटली एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में इसको एग्जम्प्ट कैटेगरी में डाला हुआ है एग्रीकल्चर इनकम को। कोई डिविडेंड इनकम तुमने इंडियन कंपनी से कमाई है, ये तीनों के केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा, चाहे तुम ROR हो, RNOR हो या NR हो। कोई पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, कोई ऐसी इनकम जिस पर पास्ट में कोई आपने टैक्स नहीं दिया तो अभी भी क्यों दोगे, तो ये अपने नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल तीनों केस के अंदर। तो आपको ये चार्ट समझ आए क्योंकि इस चार्ट का यूज बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर ना सेक्शन 7 का जिक्र करवाऊंगा, फिर सेक्शन 9 का जिक्र करवाऊंगा और एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो पाएंगे सेक्शन 7 के बारे में। ये जो आपको स्लाइड दे रखी है दैट इज सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड
इन इंडिया, कौन कौन सी इनकम अगर रिसीव हो रही है तो वो इंडिया में मानी जाएगी, और जो भी चीज इंडिया में रिसीव हो रही है वो आरओआर, आरएनआर और एनआर के केस में क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से टैक्स हो जाएगी। ये बात याद रखना, तीनों की तीनों केस में, आरओआर हो, आरएनआर हो या एनआर हो, तीनों की तीनों केस में क्या हो जाएगी, वो पूरी तरीके से टैक्स हो जाएगी। ओके सर, आगे बढ़ाइए। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में 2 पॉइंट है, 2 भी नहीं बल्कि 3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंटों को ध्यान से पढ़ना। 3 पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है सैलरी का 12% से ज्यादा, 12% से ज्यादा, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, ध्यान से देखना, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ मैं लिखूंगा इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तुम्हारे एम्प्लॉयर के द्वारा 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में दिया जा रहा है, प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, प्लस नहीं मतलब और इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज्यादा मिल रहा है आपको, चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का, वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। इस बात को समझने के लिए पहले हमें टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा। रुको, अगला पॉइंट है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंदर यानी 80CCD के अंदर, तो वो वाली इनकम भी भारत की इनकम मान ली जाएगी, यानी रिसीव्ड मानी जाएगी कि वो भारत में हुई है, चाहे आपको कहीं भी मिली हो। तो लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CCD, गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम जो कि 80CCD में कवर होती है, अगर उसमें आपने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो ये इंडियन इनकम मान ली जाएगी, और आरओआर, आरएनआर और एनआर के केस में पूरी पूरी क्या कर दी जाएगी, टैक्स कर दी जाएगी। ये था पॉइंट नंबर 2। तो आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 अभी क्लियर थोड़ा बहुत हो गया होगा, पॉइंट नंबर 2 को पूरा क्लियर हो गया, 1 अभी पूरा क्लियर हो जब मैं ये पढ़ाऊंगा। अब आते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि अगर आपने कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पड़ा हुआ अमाउंट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया है, तो वो इनकम भी मान ली जाएगी वो आपको इंडिया में रिसीव हुई है। तो ये 3 इनकम जो है वो सेक्शन 7 के अंदर कवर होती है। अब पहला और दूसरा थर्ड पॉइंट जो है वो क्लियरिटी से समझाने के लिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले आप ये जानिए प्रोविडेंट फंड क्या होता है। दोस्तों, इसको हम आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि जिस वक्त एम्प्लॉय कहीं पर जॉब कर रहा होता है तो उसके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैंक में खाता खुलवाए, उसमें खुद भी पैसा लगाए और एम्प्लॉय को भी कहे कि उसमें पैसा डिपॉजिट करे, और मैच्योरिटी जो है वो रिटायरमेंट के टाइम होगी। इसीलिए इसको बोला जाता है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसको क्या बोला जाता है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से इसको जाना जाता है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से। ठीक है, तो इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है सैलरी क्लास पर्सन होता है, वो अपना पीएफ अकाउंट खुलवाता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है होता है, वो अपना पीएफ अकाउंट खुलवाता है। सैलरी क्लास में या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी। गवर्नमेंट जॉब है तो आप पीएफ एक्ट 1925 के अंदर कवर होंगे, और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए जो पीएफ अकाउंट खोला जाता है उसका नाम होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए पीएफ एक्ट 1952 में 2 चीजें होती है, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज। यदि पीएफ एक्ट की आप सारी बातें मान रहे हो तो आपके एओ ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया तो आपका प्रोविडेंट फंड बन जाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और अगर उसने सारी बातों को नहीं माना, कुछ ही बातों को माना है, तो वो पीएफ बन जाएगा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब अगला आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर एक इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका एम्प्लॉयर तो होगा नहीं जो खाता खुलवाए, बट वो बैंक में जाके अपना पीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। उसके लिए पीएफ एक्ट 1968 एप्लीकेबल होता है, और उसके द्वारा खोले गए पीएफ को बोला जाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। क्या बोला जाता है उसको, पीपीएफ बोला जाता है। बोलो क्लियर है। चलो एक्ट की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स वालों के लिए एक्ट क्या लगता है, पीएफ एक्ट 1925। नॉन गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए क्या लगता है, पीएफ एक्ट 1952। और जो खुद के लिए अपना पीएफ अकाउंट खुलवाते हैं उसमें यूज होता है पीएफ एक्ट 1968। चलिए बात करते हैं। देखो पीएफ में पैसा कौन कौन डालता है, एक तो एम्प्लॉय डालता है, एक एम्प्लॉय डालता है, यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। फिर उस कंट्रीब्यूशन पे बैंक क्या देती है, आपको ब्याज देती है, यानी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट आता है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट आता है। चलिए देखते हैं एक बार इसके काम को। तो ध्यान से सुनिए, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो ये इनकम टैक्स में फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। वो भी किसकी बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब वालों की। गवर्नमेंट जॉब के केस में आपके मालिक ने अगर आपकी पीएफ में पैसा डाला है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। इवन मालिक के डाले हुए पैसे पर जो ब्याज मिला है वो भी फुल्ली क्या है, एग्जम्प्ट है। लेकिन जो एम्प्लॉय ने डाला है ना उसकी उसको डिडक्शन मिल जाती है 80C के अंदर, ये हम डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और एम्प्लॉय के
कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज मिलता है वो ब्याज भी एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है, उसके बाद टैक्स किया जाता है। और जब मैच्योरिटी रिटायरमेंट के टाइम पैसा मिलता है तो ये क्या होता है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉयर ने अगर 12% से ज्यादा फंड क्रिएट किया है तो ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मान जाएगी और सैलरी के अंदर जोड़ दी जाएगी। 12% से कम करते हैं तो ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी इनकम नहीं होता, वो क्या होगा, उसकी डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर। इंटरेस्ट की बात करें तो अगर 9.5% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा तो ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम मान ली जाएगी। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे मैच्योरिटी पर मिला पैसा फुल्ली क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। अब बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है तो उसका उस वक्त टैक्स नहीं किया जाएगा, मैच्योरिटी वक्त टैक्स किया जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर। इंटरेस्ट की बात करें तो ये टैक्स नहीं होगा, बट लमसम के केस में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। पीपीएफ के केस में एम्प्लॉयर नहीं होता, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। एम्प्लॉय के केस में 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल है और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अरे भाई नॉट एप्लीकेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मेरा मालिक तो है ही नहीं ना, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल लिखा है। और मैच्योरिटी के वक्त जो मुझे पीपीएफ से पैसा मिलेगा वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। इससे ना अभी आपके दिमाग, वैसे ही सैलरी चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी आपको ये समझ में एसपीएफ क्या होता है, आरपीएफ क्या होता है, यूआरपीएफ क्या होता है और पीपीएफ क्या होता है। अब जरा इस पॉइंट को देखिए, यहां बोला गया था अगर आपके एम्प्लॉयर ने 12% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाला है तो ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। और दूसरा, अगर 9.5% से ज्यादा ब्याज अगर आपको आरपीएफ में मिल रहा है तो ये तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी। दूसरा, थर्ड पॉइंट ये था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आप अपना पैसा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करते हो तो ये पैसा तुम्हारा इनकम इंडिया का मान लिया जाएगा। अरे समझ आई बात? ये सर हमें बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद है आगे वाला पार्ट। अब सेक्शन 9 की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की। देखिए बेसिकली जो हमारा सेक्शन नंबर 9 है ना वो हमको ये बताता है इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। देखिए ये जो लिखा है ना इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, इसका मीनिंग जानो क्या होता है। मीनिंग होता है एक्रू का मतलब होता है कि मतलब इस पूरे लाइन का मैं एक सिंपल मीनिंग निकालूं तो सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई इनकम, कोई भी इनकम भारत से एराइज या ओरिजिन कब मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, उसके लिए हमने यूज किया है अपने पास सेक्शन नंबर 9 का। और इसी को बोलते हैं इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। दोस्तों इस वाले पॉइंट को ना आराम से करें क्योंकि इस पर से ही पूरी केस स्टडी आने वाली है। मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे ना हमारे पास वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, इसलिए हमें इस वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझना है। ठीक है सर, आप चलिए हम समझेंगे हर चीज को। देखिए सबसे पहला पॉइंट है एनी इनकम एक्रू और अराइज टू एन एसएससी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या कह रही है कि मान लीजिए कोई भी एक नॉन रेजिडेंट है, उस नॉन रेजिडेंट ने अपनी इनकम को आउटसाइड कमाया लेकिन उसकी वजह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन 4 कारणों की वजह से हो रही है तो ये रीजन की वजह से हम इसको मान लेंगे इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। इन सभी कारणों की वजह से हम क्या मान लेंगे, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। सर ये क्या कारण है जिसके से आप फॉरेन इनकम को भी इंडियन इनकम मान लोगे? तो देखिए कनेक्शन नंबर 1 हमारा ये है कि हम ये काम तब करेंगे जब कोई कनेक्शन हमारे भारत से मिलेगा। कोई बिजनेस का कनेक्शन अगर भारत में है तो भले ही तुम्हें वो पैसा कहीं भी मिला हो, ये हमारी इंडिया की इनकम मानी जाएगी, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी भारत में है बट आपने इनकम कमाई और वो इनकम लेकर आप यूएसए में चले गए, कनाडा में चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, इस कारण से हम इस इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। तीसरा कारण, कोई भी एसेट्स या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जो भारत में आपको इनकम दिलाने में काम आ रहा है, हम ऐसी इनकम को डीम्ड टू बी इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे।
कोई भी कैपिटल एसेट्स जिसको ट्रांसफर करने से, सेल करने से आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उसकी वजह भी हमारी इंडिया ही है, तो हम इसे इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इंडिया मान लेंगे। सर क्या ये नॉन रेजिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में पड़े? हाँ दोस्तों, क्योंकि रेजिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो सारी इनकम इंडिया की ही मानी जाएगी। आ रही बात समझ? ये सर हमें समझ आ गई है। अब दोबारा से इस लाइन को पढ़ना जरा, मैं एक एक लाइन को तोड़ के पढ़ूंगा। कोई भी इनकम जो एक्रू हुई है या ओरिजिनेट हुई है असेसी के द्वारा इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया लिखा है ना, लेकिन उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन इंडिया से, किस टाइप का कनेक्शन? मान लीजिए बिजनेस का कनेक्शन ही इंडिया में है, बिजनेस का सेटअप इंडिया में किया गया, या वो प्रॉपर्टी भारत में पाई जाती है, या इनकम का सोर्स हमारा भारत है, या कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर हमने भारत में किया, तो ऐसे केस में वो इनकम आउटसाइड इंडिया होते ही भी वो इंडिया की इनकम मान ली जाएगी एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ये देखिए, ये क्लॉज क्या बोलता है? ये क्लॉज बोलता है कि ये चारों की चारों इनकम को हम मान लेंगे डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। आ रही बात समझे? ये सर समझ आ रही? सर एक एग्जांपल और दे दोगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में बहुत कम रहता है, बट उसने बाहर एब्रॉड में कोई इनकम कमाई और इनकम कमाने की वजह थी भारत में उसका बिजनेस सेटअप होना। तो क्या ये भारत के लिए इंडियन इनकम मानी जाएगी? आंसर इज यस, ये भारत के लिए इंडियन इनकम मानी जाएगी। और किस सेंस में? सेक्शन 9 के सेंस में इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। सर एक और एग्जांपल दे दो। चलो ठीक है, मान लीजिए कि किसी नॉन रेजिडेंट ने हमारे भारत में कोई प्रॉपर्टी ऑन कर रखी है जिस पर उसको रेंटल इनकम रिसीव होती है, तो ये रेंटल इनकम भले ही उसे कहीं भी मिले, ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। लेकिन इस वाले पॉइंट की कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है वो जरा अभी हम पढ़ते हैं। देखिए एक्सेप्शन नंबर 1 है हमारी कि अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस है और जो आपके ऑपरेशंस है वो भारत से कैरी आउट नहीं हो रहे, तो ऐसे केस में हम इसको डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। अब आप एक बात समझिए कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है और एजेंट इंडिया में है, प्रिंसिपल इंडिया के बाहर है। प्रिंसिपल की डायरेक्शन पे एजेंट जो है वो इंडिया में काम कर रहा है, वो भी उस पर पूरी तरीके से डिपेंड है। कौन? एजेंट। किस पर डिपेंड है? प्रिंसिपल पर डिपेंड है। मान लीजिए एजेंट के द्वारा 100 यूनिट बेची गई, जिसमें 70 यूनिट तो बेची गई भारत में और 30 यूनिट बेची गई भारत के बाहर, तो जो 70 यूनिट इंडिया में बेची गई है उससे होने वाली इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान लेंगे, और जो 30 यूनिट बेची है उसको इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका पूरा का पूरा बिजनेस कनेक्शन इंडिया के बाहर था उस सेंस में। आप मेरी बात समझ रहे? अगर आपका ऑपरेशन भारत में होगा तो ही वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मानेगी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि उसका जो ऑपरेशन है वो इंडिया के बाहर था, इसलिए वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं मानेगी। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए इंडिया में जो वो एजेंट है वो इंडिया से माल खरीद के आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताइए माल खरीद के एक्सपोर्ट करने से क्या कोई इनकम होगी उस इंसान को? नहीं होगी। तो क्या वो हमारे पास इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मानेगी? आंसर इज नो। मतलब ये जितने भी मैं केस करा रहा हूँ ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं है। तीसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में कई सारे न्यूज चैनल ऐसे भी हैं जो बाहर कंट्री के हैं, वो इंडिया से न्यूज और व्यूज को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वो अपनी अपनी कंट्री के न्यूज चैनल्स में ट्रांसमिट करते हैं या उसको डिस्प्ले में मेंशन करते हैं, भारत में मेंशन नहीं करते। तो भाई सिर्फ इंडिया में न्यूज को कलेक्ट कर लेने से इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी जब तक वो भारत में डिस्प्ले ना की जाए। सर इस पर एग्जांपल दे दोगे? हाँ बिल्कुल मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बाहर किसी न्यूज चैनल वाले ने इंडिया में आके कोई न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट की और उस न्यूज एंड व्यूज को उसने भारत में डिस्प्ले नहीं किया, भारत में उसको नहीं चलाया, तो उससे होने वाली इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर उसमें से 100 में से मान लो 20 बार उसने इंडिया में चलाया होता तो उस 20 के ऊपर जो उसको इनकम हो रही है वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान ली जाती। फोर्थ पॉइंट है शूटिंग ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म इन इंडिया। सिनेमाग्राफिक फिल्म यानी कोई अगर फिरंगी ने भारत में आके मूवी वगैरह बनाने की कोशिश की और उस मूवी को शूट करने के बाद उसने अपनी पूरी मूवी बाहर कहीं दिखाई है, इंडिया में नहीं दिखाई है, तो इसका मतलब इंडिया से उसका कोई खास कनेक्शन नहीं है, इसलिए उस इनकम को हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ एक शर्त है, याद रहे कि उस मूवी मेकर
की अगर हम बात करें तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो मूवी मेकर एक फर्म है तो उसका कोई पार्टनर इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, और अगर वो मूवी बनाने वाली कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर हमारे भारत का सिटीजन या रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो सिटीजन रेजिडेंट हुआ तो वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान ली जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है एक्टिविटी कन्फाइंड टू डिस्प्ले रफ डायमंड इन स्पेशलाइज्ड नोटिफाइड जोन। अगर मान लीजिए कोई डायमंड व्यापारी भारत में आके अपने डायमंड को डिस्प्ले करवा रहा है तो उससे होने वाली इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 की ओर। ये बोलता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट ने भारत में आके जॉब की और उसे जॉब से कोई सैलरी इनकम हो रही है तो वो भारत के लिए इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान ली जाएगी। सैलरी के लिए सबसे मेन चीज है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब जो हमारा नॉन रेजिडेंट है उसका हमारे एम्प्लॉयर के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसे में एम्प्लॉयर जो भी उसको पे करेगा चाहे वो कैश में हो या कोई सुविधा यानी काइंड की फॉर्म में हो, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे सैलरी बोलेंगे। तो नॉन रेजिडेंट को अगर भारत में जॉब करने से कोई सैलरी वगैरह मिलती है तो वो सैलरी जो है वो भारत में इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान ली जाएगी एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अनुसार। ठीक है, यस सर, ठीक है। अगला सेक्शन क्या बोलता है, अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। ये बोलता है कि अगर मान लीजिए भारत का कोई रेजिडेंट है और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाहर कहीं पर पोस्ट किया जाता है और उसकी वजह से उसको सैलरी अब्रॉड में पे की जाती है तो भी ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इन इंडिया है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो आउटसाइडर को अलाउंसेस और परक्यूजिट दिए जा रहा है, अलाउंसेस कैश की फॉर्म में दिए जाते हैं और परक्यूजिट सुविधाओं की फॉर्म में दिया जाता है यानी इन काइंड में दिया जाता है। तो ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के अंदर क्या हो जाते हैं, एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। सर एक एग्जाम्पल दोगे? यस, जैसे आप यूपीएससी की जब एग्जाम देते हैं तो उसमें जो 5th रैंक होती है वो आईआरएस ऑफिसर की होती है जिसमें आपको फॉरेन एम्बेसीज का हेड बनाया जाता है। मान लीजिए वो फॉरेन हेड जो है वो मिस्टर मोहित है। मिस्टर मोहित की पोस्टिंग होती है यूएस में इंडिया की एम्बेसी, वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है और भारत सरकार के द्वारा यहाँ से सैलरी रिलीज की जाती है। भले ही वो मिस्टर मोहित को यूएसए में रिसीव हो रही है लेकिन हम उस इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान लेंगे एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। लेकिन मोहित को मिलने वाला अलाउंसेस और परचेज जो है वो पूरी तरीके से क्या होगा, माफ होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। ठीक है, फिर अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर इंडिया की कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर डिविडेंड को डिक्लेयर करती है और डिविडेंड को पे करती है तो इसको हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी एक यूनिट जो है वो कनाडा में ओपन की है। अब भले ही वो कनाडा में काम कर रही हो यूनिट लेकिन वो मानी तो इंडियन कंपनी जाएगी बिकॉज वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, कोई प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब वो वहां पर कोई डिविडेंड का पे आउट करता है तो भी ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान ली जाएगी। बोलो क्लियर है? ये सब क्लियर है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 आपका हो गया। इसके बाद अब हम आएंगे 5 वाले पे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5। ठीक है, इसकी अब हम बात करेंगे। इस वाले क्लॉज में बोला गया है कि अगर मान लीजिए 3 लोगों की यहाँ पर बात की गई, पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं सो दैट आप चीजों को समझ पाओ। मैं इस वाले सेक्शन की बात करूं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 की। अगर गवर्नमेंट के द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा या नॉन रेजिडेंट के द्वारा कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है, किसकी पेमेंट की जा रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है, तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है अगर उस इंटरेस्ट को पे करने का कनेक्शन जो वजह है वो भारत में कोई बिजनेस या प्रोफेशन का सेटअप है या उसकी कंट्रोलिंग पावर है तो ऐसे केस में हम उससे होने वाली इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया बना देंगे। सर क्या आप इसका एग्जांपल दोगे? बिल्कुल मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए गवर्नमेंट वाला एग्जांपल पहले ध्यान से सुनो। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो किसी फिरंगी से, नॉन रेजिडेंट से 1 करोड़ का लोन लिया। अब उस लोन की जब पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी तो ये माना जाएगा कि जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने पे किया है वो गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा है लेकिन जिस इंसान को पे करे उसके लिए क्या है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो उसको अपने भारत में, उस नॉन रेजिडेंट को भारत में टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमने इस इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान लिया है।
दूसरा वाला एग्जांपल, अ पर्सन हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि आप सभी लोग रेजिडेंट है इंडिया के और आपने किसी फिरंगी से कोई लोन लिया जिसके बदले आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंडिचर, लेकिन सामने वाली पार्टी के लिए वो इनकम का सोर्स है। तो ऐसे केस में उसकी इनकम को भारतीय इनकम मान लिया जाएगा, मतलब इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा, क्योंकि आप ये पेमेंट इस वजह से कर रहे हो क्योंकि जो बिजनेस का सेटअप है वो भारत में लगाया गया है। तीसरा पॉइंट है, अ पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट व्यक्ति के द्वारा नॉन रेजिडेंट से लोन लिया जा रहा है और बदले में इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। ये उसी केस में इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा जब उस नॉन रेजिडेंट के द्वारा उस पैसे का इस्तेमाल भारत के किसी बिजनेस या प्रोफेशन के सेटअप में उसका इस्तेमाल किया गया हो। मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो एक नॉन रेजिडेंट है और उन्होंने बाहर की किसी कंट्री से कोई लोन लिया जिसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखा जाए कि नॉन रेजिडेंट के लोन लेने की वजह क्या थी। अगर वो लोन लेने की वजह भारत में उसके बिजनेस सेटअप का था, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो इंटरेस्ट इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए अगर रेजिडेंट के द्वारा या नॉन रेजिडेंट के द्वारा कोई लोन लिया गया है जिसके बदले जो ब्याज पे किया जा रहा है वो ब्याज की वजह ये है कि बिजनेस प्रोफेशन भारत में नहीं बल्कि भारत के कहीं और है, तो ऐसी इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया नहीं मानेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मान लीजिए मैं कनाडा में बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैंने अमेरिका के किसी पर्सन से या अमेरिका की किसी बैंक से लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने उसको ब्याज पे किया, तो जो मैं ब्याज पे कर रहा हूं वो उस सामने वाले की इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेरे बिजनेस का सेटअप इंडिया में ना होकर इंडिया से बाहर है। तो ये था आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5। अगला है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। ये बोलता है, ये भी सेम ये बात बोलता है, इंटरेस्ट की जगह क्या आ गया यहाँ पर, रॉयल्टी वर्ड आ गया। तो पहले मैं आपको रॉयल्टी का मीनिंग बताऊंगा, रॉयल्टी का मीनिंग होता क्या है। देखिए रॉयल्टी का मीनिंग होता है कि जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जिसको आपने भारत सरकार के पास रजिस्टर करवा लिया, तो आपको एक अधिकार मिलता है, उस अधिकार को बोलते हैं पेटेंट राइट्स। आपने कोई नई इन्वेंशन की, आपने कोई मॉडल बनाया, आपने कोई डिजाइन बनाया, आपके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो आप किसी से भी शेयर नहीं करते हो, आपके पास कोई प्रोसेस का फॉर्मूला है, आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, आपके पास कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाउस है, आपके पास कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, कोई साइंटिफिक नॉलेज आपके पास है, रॉकेट साइंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई स्किल है, अगर ये चीजें आप सामने वाली पार्टी से शेयर करते हो और बदले में कोई पैसा आपको मिल जाए, तो वो पैसा आपके लिए रॉयल्टी बन जाता है। यानी ये चीजें जब आप किसी को ट्रांसफर करते हो, उसको इंपार्टिंग यानी इंफॉर्मेशन देते हो या इनको यूज करने का अधिकार देते हो, तो इससे जो आपको पैसा मिल रहा है, जो आपकी रिसीट हो रही है, उस रिसीट को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। जब भी आप रॉयल्टी पे करते हैं, कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे करे किसी नॉन रेजिडेंट को, तो वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। यदि कोई पर्सन रेजिडेंट है इंडिया का, वो किसी नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी की पेमेंट कर रहा है, तो वो पेमेंट इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगी सामने वाली पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, वो रॉयल्टी की पेमेंट कर रहा है, और वो इसलिए पेमेंट कर रहा है क्योंकि वो वाली जो रॉयल्टी है ना, उसका बिजनेस सेटअप या प्रोफेशन इंडिया में है। तो ऐसे केस में नॉन रेजिडेंट के द्वारा पे की गई इंटरेस्ट को या रॉयल्टी को हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मान लेंगे। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए आपने जो रॉयल्टी पे की है वो इस कॉन्टेक्स्ट में की कि बिजनेस का या प्रोफेशन का सेटअप भारत में नहीं है, वो भारत के बाहर है, तो ऐसे केस में उस वाले पॉइंट को इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो बोलो आपको ये पॉइंट समझ आ गए? यस सर, हमें समझ आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। ये क्या बोलता है कि कोई भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। देखिए क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कंप्यूटर आपको रिपेयर करवाना है या कंप्यूटर में आपको विंडो डलवानी है और आपने अब्रॉड में किसी से कोई सर्विसेज ली है, तो इसके बदले आपको क्या पे करना पड़ेगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करनी पड़ेगी। यदि गवर्नमेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को टेक्निकल फीस की पेमेंट की है, तो वो उसके लिए इनकम है और वो ये इनकम भारत की इनकम मानी जाएगी, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। कोई पर्सन रेजिडेंट है इंडिया का, अगर वो इस टाइप की कोई पेमेंट करता है टेक्निकल सर्विसेज की, तो वो इनकम भी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने इसकी पेमेंट की क्योंकि उसका बिजनेस सेटअप था भारत में, तो ऐसे केस में उसके द्वारा जो पेमेंट की गई वो सामने वाले के लिए इनकम मान जाएगी, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। लेकिन मान लीजिए आपने जो पेमेंट की वो उस बिजनेस प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में की जो कि भारत में नहीं है, तो ऐसे केस में जो आपने पेमेंट की वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। उसकी क्या है, एक्सेप्शन है।
इसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा किसी नॉन कॉर्पोरेट कंपनी को दिया जा रहा है तो उससे होने वाली इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी को या किसी फॉरेन कंपनी को कोई पेमेंट की और इवन RNOR को भी पेमेंट की है, तो वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। वो भी तब जब आपकी पेमेंट के बदले आपने कोई कंसिडरेशन ना लिया और वो कंसिडरेशन का अमाउंट 50,000 से ज्यादा का था। ये वाला पॉइंट मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने सेक्शन 9 अपने पास पूरा का पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक एग्जांपल से इस पूरी बात को और अच्छे से समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वैसे रिविजनरी वीडियो, लेकिन तब तक मजा नहीं आएगा जब तक मैं क्वेश्चन आपको ना करा दूं, क्योंकि हमें खाली रिवीजन नहीं करनी, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर भी करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 5 की प्रॉपर एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, ये सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज पूरे क्वेश्चन की रिवीजन कराइए। चलिए, तो अगर आपको दिक्कत नहीं तो चलिए रिवीजन लगाइए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब आप लोग मेरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट है ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। आपको क्या बताना है कि मान लो एक पर्सन जो है ना, एक पर्सन जो है वो मान लो कि एक है ROR, एक पर्सन है RNOR और एक पर्सन है नॉन रेजिडेंट यानी NR। अब आपको बताना है इन केसेस में क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्या उसकी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी, यस और नो। ठीक है, चलिए आप लोग मेरी प्लीज हेल्प करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है वहां से हमको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट टोटल कितना है, 10,000 रुपए, लेकिन उसको 50% इंटरेस्ट भारत में मिला है। तो जो 50% है ना यानी 5,000, तो RNOR की इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया 5,000 मानी जाएगी और नॉन रेजिडेंट की भी 5,000 मानी जाएगी। लेकिन जो हमारा ROR है उसकी ये पूरी 10,000 की इनकम इंडिया की ही मानी जाएगी, डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया ही मानी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ROR होते हैं इसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्स होती है, इस वजह से। सेकंड पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। चेन्नई में आपका कोई बिजनेस है और उसकी 50% इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है। भाई इससे तो कोई मतलब नहीं, चेन्नई तो हमारे भारत में है ना। जब बिजनेस का सेटअप हमारा भारत में हुआ है तो चाहे ROR हो, चाहे RNOR हो या NR हो, ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। और तीनों केस में तीनों को भारत में ही टैक्स देना पड़ेगा और इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। तो जो 20,000 है वो ROR को भी टैक्स होगा, RNOR को भी टैक्स होगा और नॉन रेजिडेंट को भी क्या होगा, टैक्स होगा। थर्ड पॉइंट, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपने शेयर्स को बेचकर कमाया और वो शेयर किसके है, इंडियन कंपनी है। पैसा कहाँ रिसीव हो रहा है, लंदन में रिसीव हो रहा है। भाई आपको कहाँ रिसीव हो रहा है ये मैटर अभी फिलहाल नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी कहाँ की है, इंडिया की है। अगर वो इंडिया की कंपनी है तो ROR की इनकम मानी जाएगी, RNOR की भी इनकम मानी जाएगी और नॉन रेजिडेंट की भी वो इनकम मानी जाएगी। इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। इसके बाद आपको डिविडेंड मिल रहा है ब्रिटिश कंपनी से, ब्रिटिश मतलब फॉरेन, यूके में कोई कंपनी, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है और आपको ये पैसा कहाँ रिसीव हो रहा है, लंदन में रिसीव हो रहा है। तो भाई देखो इनकम रिसीव बाहर हो रही है और एक्रूड भी बाहर हो रही है, तो ये सिर्फ ROR के केस में टैक्स होगा, क्योंकि ROR के केस में मैंने आपको बताया था ग्लोबल लेवल की इनकम टैक्स होती है। बाकी इन दोनों को कोई टैक्स देने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम का सोर्स ना तो इंडिया है और ना ही ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई, ना तो सेक्शन 7 अप्लाई हुआ ना ही सेक्शन 9 इसके ऊपर अप्लाई हुआ। बट ROR के केस में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि बंदा हमारा इसकी तो ग्लोबल लेवल पे ये इंडिया से भी कमाएगा तो भी इंडिया की इनकम में इंक्लूड होगा, फिर विदेश से कमाएगा तो भी इंडिया की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, 50% कैपिटल गेन आर रिसीव्ड इन इंडिया। आपको LTC जो है प्लांट को बेचकर, कहां पर, जर्मनी में, और 50% पैसा आपको इंडिया में मिला है। देखो ROR के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ROR के केस में तो इसकी पूरी की पूरी इनकम मान ली जाएगी। लेकिन RNOR के केस में क्या होगा कि जितना पार्ट इंडिया में मिला वही इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। इंडिया में कितना पैसा रिसीव हुआ है, ओनली 20,000। तो RNOR के केस में सिर्फ 20,000 टैक्स किया जाएगा और नॉन रेजिडेंट के केस में भी सिर्फ 20,000 को ही टैक्स किया जाएगा, मतलब एक तरह से 20,000 की इनकम मानी जाएगी।
फिर इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली। जर्मनी में आपका बिजनेस है लेकिन उसका पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर है, दिल्ली में। और 40,000 रुपए इनकम रिसीव हुई इंडिया में आउट ऑफ 70,000। तो भाई देखो आरएनओआर को तो हम कहेंगे भैया तुमको तो पूरे 70,000 पर टैक्स देना है, लेकिन आरएनओआर को क्या बोलेंगे भैया तुमको भी 70,000 पर टैक्स देना है, क्योंकि आपका मेन कंट्रोलिंग पावर कहां पर है, इंडिया में। एनआर के केस में क्या होगा कि जितना पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है एनआर सिर्फ उतने पर टैक्स देगा, यानी उतनी ही इनकम उसकी मानिएगी। तो एनआर के केस में इनकम मानिएगी ओनली 40,000 रुपीज। कितनी, 40,000 रुपीज। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। भाई दिल्ली में बिजनेस है, आप मैनेज कहां से करो मैटर नहीं करता, बिजनेस कहां पर है, दिल्ली में। तो आरओआर के केस में तो ये डेफिनेटली टैक्स किया जाएगा, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। इवन आरएनओआर के केस में भी टैक्स किया जाएगा और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्स किया जाएगा, क्योंकि इनकम का सोर्स जो है वो हमारा दिल्ली यानी भारत बन चुका है। अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट इन अ बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इनकम हुई है हाउस प्रॉपर्टी से, मान लो आपने रेंट वगैरह पर हाउस प्रॉपर्टी चलाई थी, उससे आपको इनकम हो रही है और उसको आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया लंदन के बैंक में, और उसके बाद आप इसे इंडिया में लेकर आए हो। तो देखिए ये जो आरओआर है इसको तो ग्लोबल लेवल पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इसको नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आरओआर आरएनओआर बोलेंगे कि इसका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया से नहीं है, इसलिए ये लोग टैक्स नहीं देंगे अपने पास इस वाली इनकम पे इंडिया में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। भाई इंडिया की कंपनी को लंदन में डिविडेंड मिल रहा है, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आरओआर के केस में तो पूरा पूरा टैक्स हो जाएगा, मतलब ये इनकम का पार्ट बन जाएगा, और आरएनओआर के केस में भी हो जाएगा और नॉन रेजिडेंट के केस में भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज कंपनी कहाँ की, इंडिया की। तो अगर वो इंडिया की कंपनी है तो आरओआर आरएनओआर और एनआर के केस में ये पूरी इनकम मान ली जाएगी। कोई टेक्निकल सर्विसेज आपने रेंडर्ड किए इंडिया में बट रिसीव करी हुई लंदन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में रेंडर्ड है तो ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी, और तीनों के केस में क्या हो जाएगा, ये टैक्स हो जाएगा, मतलब ये तीनों की इनकम मानी जाएगी। फिर कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको बिजनेस से, और बिजनेस कहां पर है, मुंबई में, लेकिन इसका मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, लंदन से हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस मेनली कहां पर है, मुंबई में। तो ये जो 26,000 है ये तीनों की तीनों केस में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। टैक्सेबल का मतलब है ये इनकम का पार्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि इसके बिजनेस का सेटअप कहां पर है, भारत में। फिर इनकम प्रॉपर्टी से रिसीव हो रही है, और जो प्रॉपर्टी है वो कहां पर सिचुएटेड है, नेपाल में, और रिसीव भी हमें वहीं हो रही है। तो भाई देखो आप आरओआर आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, आपकी तो इनकम पूरी पूरी मानेंगे, लेकिन नॉन रेजिडेंट की ये इनकम हम जो है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि रिसीव भी बाहर हुई है और इसका जो सोर्स है वो भी इंडिया के बाहर का ही है, इस वजह से। फिर पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम बॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने पीछे कहीं कोई टैक्स वगैरह पे नहीं किया, तो भाई ये तो तीनों के केस में नॉट एप्लीकेबल है, मैं तो इसको NA बोलूंगा, नॉट एप्लीकेबल। मैंने आपको बताया था पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट हमेशा नॉट एप्लीकेबल होता है। फिर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। नेपाल में मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वहां से मुझे कोई इनकम रिसीव हो रही है और उसको मैं भारत में लेकर आया, तो क्योंकि मैं आरओआर हूं तो ये भारत में मेरी इनकम मान ली जाएगी, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में और आरएनओआर के केस में ये इनकम नहीं मानी, क्योंकि इसका कोई बिजनेस सेटअप जो है वो भारत से लिंक नहीं कर रहा है। कोई इनकम आपको प्रोफेशन से रिसीव हो रही है, वो भी कीनिया में सेटअप था, और नहीं आपका प्रोफेशन कीनिया में है लेकिन आपका सेटअप कहां पर है, इंडिया में, और वो रिसीव और स्पेंड कहां पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो भाई ऐसा है क्योंकि आरओआर के केस में तो पूरी इनकम मान जाएगी, और आरएनओआर के केस में इसलिए इनकम मानी क्योंकि उसके भारत में क्या है, बिजनेस का सेटअप है, इसलिए इसके केस में भी होगा। बट नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स या इनकम नहीं माना जाएगा। आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, शादी पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो ये किसी की भी इनकम नहीं मानी जाती, बल्कि ये वाली इनकम तो एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स के अंदर। इस पर आपको कभी भी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम डिटेल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले चैप्टर के अंदर पूरा कंप्लीट हम सेक्शन 56 को पढ़ेंगे। आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से, जो कि एसबीआई बैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है एसबीआई बैंक इंडिया की बैंक है, ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मानेगी, और तीनों के तीनों केस में 12-12 हजार रुपए क्या हो जाएगी, इनकम शामिल कर ली जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम रशिया, और कंट्रोल भी कहां से हो रहा है, रशिया से हो रहा है, यानी ये इनकम ना तो रिसीव इंडिया में हुई, ना ही डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ आरओआर के केस में तो टैक्स हो जाएगी, बट आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्स नहीं हुई, क्योंकि इनकी केस में टैक्स होने के लिए सेटअप भारत में होना जरूरी है। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डिविडेंड मिल रहा है हर साल, इन
इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड मिलता है, तो ये आरओआर के केस में भी टैक्स होगा और आरएनओआर के केस में भी टैक्स होगा और एनआर के केस में भी टैक्स होगा, क्योंकि इसका मेन कनेक्शन भारत से है। कोई एग्रीकल्चर इनकम लैंड आपकी राजस्थान में, तो आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड इनकम जो होती है वो इनकम टैक्स में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई है, ये सारी आपकी इनकम एग्जम्प्ट हो गई है। अगर अब हम देखें तो इन सब की इनकम को अगर हम यहाँ से ऐड कर दें तो मिल जाएगा हमें ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिल जाएगी हमें, ग्रॉस टोटल इनकम। अगर हम इन सभी इनकम को जोड़ दें तो ये इनकम बनेगी 3,52,000, 3,52,000। ये बनेगी 2,18,000 और ये बनेगी 1,83,000 रुपीज। ठीक है, और इसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे सेक्शन नंबर 80 TTA। ये जो इंटरेस्ट हमें मिला था ना सेविंग बैंक अकाउंट से 12,000 रुपए का, मैक्सिमम 10,000 तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। ये डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि मैक्सिमम इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलती है वो 10,000 मिलती है, 10,000 से ज्यादा नहीं मिलती, इसलिए 12 होने के बावजूद भी मैं सिर्फ डिडक्शन के तौर पे 10,000 माइनस कर रहा हूँ। अब जो इनकम आएगी दैट इज कॉल्ड नेट टोटल इनकम, दैट इज 3,42,000 रुपीज, 2,08,000 रुपीज और 1,73,000 रुपीज। इसके ऊपर उन्हें क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देखा जाए तो इन दोनों का तो एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, कोई टैक्स नहीं बनेगा। इसकी एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा टैक्स बनेगा, हो सकता है रिबेट लेकर इसको छूट मिल जाए, और छूट मिलेगी भी क्योंकि ये कौन है, एक रेजिडेंट है, तो इसको डेफिनेटली छूट मिल जाएगी। अब बताओ आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, इट मींस कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये थी हमारी रिविजनरी सीरीज जिसमें हमने पूरे एंटायर चैप्टर को एक सिंगल वीडियो के अंदर पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ आ गई होंगी। और आपको ये वाला अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।